ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कि गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन कैसे किया जाता है और गॉस थ्योरम से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों ने जाना था। आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि गॉस थ्योरम को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, आखिरकार गॉस थ्योरम का क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारी आज की हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। ये हमारा आज का हेडिंग है। इसके बाद इसका पहला टॉपिक है, आज का पहला हेडिंग है कि पहला अनुप्रयोग है आपका एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, उससे स्मॉल r दूरी पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, हमें उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। किसके कारण? इस कंडक्टिंग वायर के कारण। इनफाइनाइट लेंथ है। देखिए हमने माना कि यहाँ कोई कंडक्टिंग वायर है, यह यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एक समान रूप से आवेशित है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो यहां फाइंड आउट करनी है। यह हमारा अनंत लंबाई का चालक तार है, इसलिए हमने इसको हल्का सा ऐसे डिनोट किया। देखिए ये सेक्शन कैसा है, हल्का सी कटिंग सेक्शन समथिंग ऐसा कुछ। यह इस चीज का रिप्रेजेंट करता है कि यह जो वैल्यू है यह हमारा अनंत लंबाई का चालक तार है। गॉस थ्योरम से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली में हमने एक बात बताई थी, ये कि गॉस थ्योरम तभी एप्लीकेबल है, किसी भी पॉइंट से वैल्यू बदलेखाएं तभी ज्ञात किया जा सकता है गॉस प्रमेय के द्वारा, जबकि वह पॉइंट किसी क्लोज सरफेस के भीतर हो। पॉइंट, मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी पॉइंट क्लोज सरफेस के भीतर होनी चाहिए। यह पॉइंट क्लोज सरफेस के भीतर नहीं है, हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को एक क्लोज सरफेस के भीतर मानते हैं। हम लोग इसके चारों ओर एक इमेजिनरी बाउंड सरफेस की कल्पना करते हैं, जिसे हम लोग गॉसियन सरफेस के नाम से जानते हैं। ये वायर है, इसके चारों ओर हम लोग सिलेंड्रिकल मानते हैं। हमने सरफेस की कल्पना किया और वह सरफेस कैसा है आपका? वह सरफेस आपका सिलेंड्रिकल है। यह सरफेस हमने इमेजिन किया है, इसलिए इसको हमने डॉटेड रिप्रेजेंट किया है। कैसा? डॉटेड। हमने यहां पे डॉटेड रिप्रेजेंट किया है। आप बताइए, ये प्लस वायर है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपको बताया गया कि अगर कभी भी कोई भी वायर यूनिफॉर्मली चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा वायर के परपेंडिकुलर होता है, मतलब वायर के परपेंडिकुलर ई हमेशा यही पड़ेगा, चाहे जहां पर भी लेंगे ई हमेशा वायर के परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक, अब आप हमें ये बताइए, जैसे यह आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के कितने सरफेस होते हैं? सिलेंडर का आपके 3 सरफेस होते हैं। देयर आर 3 सरफेस इन आवर सिलेंडर। कौन कौन सरफेस? एक सरफेस ये है, हमने माना इस सरफेस का मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया S1 है। एक सरफेस आपका ये है और एक सरफेस आपका ये है S3, ये आपका S2 है। S1, S2, S3, इसके 3 सरफेस हैं। अगर यहाँ पे इसके 3 सरफेस हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस सरफेस, अगर ये सरफेस है, इस सरफेस का एरियल वेक्टर किधर होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसका एरियल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब वेक्टर S1 इस साइड काम करेगा। इसका सेम ऐसे ये प्लेन ये है, यहां ऊपर का प्लेन ये है जिसके परपेंडिकुलर, यहां नीचे का प्लेन ये है जिसके परपेंडिकुलर आपको ये ऐसे रहेगा। ठीक, फिर यहां पर ये वेक्टर S2 का ऐसे रहेगा। अब यहां देखिए,
ये आपका कर्व है, हम पूरे कर्व के सरफेस एरिया को एक साथ इसका स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन मानेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पर ये माना कि इसका सरफेस एरिया आपका DS3 है। अगर DS3 ये है, इधर है, तो इसका एरियल वेक्टर किधर होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इस प्लेन का परपेंडिकुलर आपका हो गया ये, इसके परपेंडिकुलर ये रहेगा। हमने यहां पर ये माना कि इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ क्या है आपकी? L। ओके, तो यहां पर इस तरह से बातों को यहां लिखा गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा। एक अगला पॉइंट, तो इस वाले बंद सरफेस से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, निर्गत कुल फ्लक्स, निर्गत कुल फ्लक्स फाइनेट कितना निकलेगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। नेक्स्ट पॉइंट, फाई का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर E डॉट वेक्टर S। अभी हम लोग यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल में वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए वेक्टर E डॉट वेक्टर DS, वो भी बॉन्ड इंटीग्रल के साथ। φ1 है तो हमने ये पहला वाला सरफेस लिया, तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी S1। ठीक, बॉन्ड इंटीग्रल S2, तो यहाँ E डॉट वेक्टर DS समथिंग ये वैल्यू। फिर φ3 बॉन्ड इंटीग्रल ऑफ S3 वेक्टर E डॉट वेक्टर DS। अब बताइए S1 और E के बीच का कितना है? 90 डिग्री। इस केस में थीटा का मान 90 डिग्री है। इस वाले केस में यहां पर देखिए एंगल ये भी 90 डिग्री है, मतलब यहां पर भी थीटा का मान 90 डिग्री है, लेकिन यहां पर देखिए E और DS3 दोनों कोलिनियर है। जिस लाइन में E है उसी लाइन में DS3 है, तो दोनों कोलिनियर है, इसलिए इसका एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। इसका एंगल यहां पर हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या? E यहां लिखा जा सकता है E बॉन्ड इंटीग्रल DS कौन सरफेस S1 cos 90। इसका एंगल कितना है? 90, तो यहां पर ये cos 90। फिर यहां पर नेक्स्ट वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं हम लोग E बॉन्ड इंटीग्रल S DS। S2 ये है, इसके भी एंगल 90, तो यहां पर लिखा जा सकता है cos 90। देन ये यहां पर लिख सकते हैं प्लस E बॉन्ड इंटीग्रल यहां पर S3, तो यहां पर DS यहां पर हो जाएगा cos 0। cos 0 क्यों? क्योंकि E और DS3 कैसे हैं? पैरेलल है, तो यहां पर पैरेलल होने के कारण ये एंगल आपका हो जाएगा 0 cos थीटा। तो देखिए cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 0। वैसे आपका ये भी टोटल वैल्यू 0, यहां हो जाएगा E बॉन्ड इंटीग्रल S3 DS cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। S3 यह कैसा है? कर्वेचर सरफेस है। यह कैसा है? कर्वेचर सरफेस है। यह आपका बेलन का वक्र पृष्ठ है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrl। क्या होता है? 2πrl। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बॉन्ड इंटीग्रल S3 DS, क्योंकि ये पूरा सरफेस एरिया इस कर्वेचर सरफेस को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड इंटीग्रल ऑफ DS यहाँ पर S3 ये क्या होता है? 2πrl। ये होता है ना, R रेडियस है, L क्या लेंथ है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है E
इंटू 2 पाई आर एल, ये हो गया फाइनाइट। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए गॉस के प्रमेय से गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस का प्रमेय ये होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर स्थित नेट आवेश पर निर्भर करता है। तो यहां पर हो जाए क्या आपका फाई नेट इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा आपका क्यू नेट अपान में एप्सिलॉन नॉट, समथिंग यही आएगा। ठीक, क्या हमें क्यू का मान दिया है, नहीं दिया। यहां पर दिया ये गया था कि जो चालक वायर है इस वायर पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपको बताया गया है कि जब भी किसी भी चार्ज को अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यह डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। चार्ज यूनिफॉर्म है तो फिर इसके लिए ये बताया गया है कि प्रति लंबाई में चार्ज की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है। इसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हमने लिखा कि जो ये आपका वायर है इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। ध्यान दीजिएगा जितने वो ब्लैक सेक्शन है फिगर में वो दिए गए हैं, बाकी जो ब्लू सेक्शन है वो जो है वो क्रिएट किए गए हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसे क्रिएट किया गया है। अब यहां पर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, देखिएगा बिकॉज ऑफ लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान में एल, क्योंकि रेडियली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता या लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, यहां लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान में एल। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां लिखा जा सकता है या फिर, ठीक है देखिएगा ये एल लंबाई है, हम पूरे वायर की बात नहीं कर रहे हैं, जितना हमने सरफेस लिया है हम उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एल है तो इस सरफेस पर टोटल चार्ज कितना होगा। अगर एकांक लंबाई में चार्ज लैम्डा है तो एल लंबाई में कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। यहां लिखा जा सकता है फाई नेट इज इक्वल टू लैम्डा एल अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन सेकंड। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब यहां पर लिखा जा सकता है वैल्यू आपका, क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन। देखिए ये वाला भी फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, ये भी फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है। दो के दोनों फ्लक्स हैं, एक ही जगह से निकल रहे हैं तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पे लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। ये से ये आपका कैंसल आउट, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू 1 अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान में आर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, देखिए जो 9 इंटू 10⁹ वैल्यू होती है ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। यहाँ पर तो 4 है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ऊपर नीचे 1 का मल्टीप्लाई
ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 लैम्डा अपान में r। इस तरह से आपका यहाँ पर ये फार्मूला बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो यहाँ कहा जा सकता है कि किसी भी वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वह किस पर डिपेंड करता है, वह एक्सटर्नल पॉइंट के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से फॉर्मूला ये बन गया। अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट के बीच ग्राफ रिप्रेजेंट करिए, आर है इधर ई है, इधर समथिंग ऐसा कुछ, इधर समथिंग ऐसा कुछ। तो आप ये बताइए अगर आर का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान घटेगा, आर का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान घटेगा। तो यहाँ कहा जा सकता है अगर आर का मान मिनिमम है तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो इसकी ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा समथिंग, ठीक है। लेकिन जो ई की वैल्यू है यहां पर लिख सकते हैं ई का मान लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर। लैम्डा मल्टीप्लाई में है, अगर लैम्डा का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान बढ़ेगा। तो यहां पर ई और लैम्डा के बीच का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ई और लैम्डा के बीच का ग्राफ आपका समथिंग कुछ है ऐसा हो जाएगा। ये लैम्डा का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ई आपका इस साइड है और लैम्डा आपका इस साइड है। तो ध्यान दीजिएगा अगर ई और आर के बीच का ग्राफ खींचें तो कैसा मिलेगा, कर्व मिलेगा। ई और लैम्डा के बीच का ग्राफ खींचेंगे तो कैसा मिलेगा, लीनियरली। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह से गॉस थ्योरम का जो पहला एप्लीकेशन हुआ वह समाप्त हुआ। गॉस थ्योरम का आपका पहला एप्लीकेशन क्या है, गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन ये है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू 1/4πε02 लैम्डा अपान में r। तो यहाँ पर आवश्यकता अनुसार क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए किया गया है, ताकि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। अब देखिए और E और R के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा सारी कहानी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण हो रही है। E और R के बीच का ग्राफ खींचेंगे हमें कर्व मिलेगा। अगर E और लैम्डा के बीच का ग्राफ खींचेंगे तब कैसा मिलेगा, E और लैम्डा के बीच का ग्राफ खींचेंगे हमें लीनियर डायग्राम मिलेगा। ओके, आइए हम लोग इसी बार एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को किया जाए तो ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं। इस पर हम लोग क्वेश्चन क्या है, आपका यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक अनंत लंबाई चालक तार है, अनंत लंबाई की एक आपकी ये चालक तार है, चालक तार है, ठीक। इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो आपका दिया गया है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। इस वाले वायर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, P है, क्या है, P। और हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन आप लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक अनंत लंबाई की चालक तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व 2 × 10⁻⁴ कूलम पर मीटर है। इस चालक तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बाह्य बिंदु P है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण, इस चालक तार के कारण। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है क्या, लैम्डा का मान 2 × 10⁻⁴ कूलम पर मीटर रैखिक आवेश घनत्व है। यहां से अगर डिस्टेंस को लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं
तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻² मीटर, ये इसको लिखा जा सकता है 10⁻1 मीटर या 0.1 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईपी का मान पूछा है। ईपी इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपान में r। अभी हमने बताया, यहां लिख देंगे ना, ये पॉइंट क्या है यहां लिखेंगे। अभी भी हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा, इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 लैम्डा वैल्यू 2 इंटू 10⁻4। इसको मीटर में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि सारे वैल्यू MKS पद्धति में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर r की वैल्यू 0.1 मीटर है, 10⁻1 का होल 10⁻1, ठीक, यहाँ पर r है। ध्यान दीजिएगा, जब चार्ज के बारे में बात करते हैं वहां पर 1/r² होता है, केवल चार्ज के बारे में। यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है या वाई के बारे में बात करें, इसलिए यहाँ पर 1/r होता है। आगे लेक्चर में हम इस तरह से मिलते जुलते फॉर्मूले को एक साथ स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों के कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 2 2 जा 4 10⁻4 है, ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻4 + 1 हो जाएगा। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 4 में से 4 + 1 -3, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻6। कितना हो जाएगा 10⁻6 या 3.6 इंटू 10⁻7। इसकी वैल्यू होता है, यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आपसे एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभार ये होगा, आपको लेंथ दे दिया जाएगा, आर दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। उधर ई का मान दे देगा, आर का मान दे देगा, लैम्डा का मान पूछ लेगा, तो आप लोग लैम्डा का मान भी आसानी से इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हम लोगों ने यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी को पढ़ा है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग लगाते जाइए। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, हमारा एक व्हाट्सएप लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप हमसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।